हेलो स्टूडेंट्स, शिखरम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर प्रमिला राठौर, आपकी हिंदी शिक्षिका। आपको हिंदी विषय के जो नया सिलेबस आया है, नया सैम्पल पेपर आया है, उसके बारे में पूरा हिंदी का आपको ब्रीफ करने के लिए पूरा बताऊँगी। अब सिर्फ 60 दिन में ही आपको 12th बोर्ड की पूरी तैयारी करने का अवसर मिला है, जो कि आप हमारे साथ मिलकर के ले सकते हैं। सभी विषय ये हमारे फैकल्टी हैं। आप सभी विषय के नोट्स वगैरह फ्री आपको सब कुछ मिल जाएगा ₹1999 में। यह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं इस स्कैनर के द्वारा। इसे स्कैन कीजिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको PDF नोट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी मटेरियल है, जो भी आपको पढ़ने के लिए आपको चाहिए, वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो ठीक है, अब मैं अपने विषय की तरफ आ रही हूँ। हिंदी विषय में जो ब्लूप्रिंट और सैम्पल पेपर बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है, उसको अब हम देखते हैं। क्योंकि हमें एक बेटा दिशा पता होनी चाहिए कि हमें किस तरीके की तैयारी करनी है, कौन सा क्वेश्चन कौन सी जगह से कितने मार्क्स का आ रहा है, पुस्तकें हमारी कौन कौन सी हैं, कौन से पाठ हमें नहीं पढ़ना है। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए सबसे पहले कोर्स शुरू करने के पहले हम ब्लूप्रिंट और साथ में सैम्पल पेपर, अगर हम सैम्पल पेपर नहीं देखेंगे तो ये ब्लूप्रिंट हमें उतना अच्छा क्लियर नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है, ये आपकी हिंदी की 2 पुस्तकें हैं, आरोह भाग 2, क्योंकि 11th में आप आरोह भाग 1 पढ़ चुके हैं। वितान भाग 1 आप 11th में पढ़ चुके हैं, उसी का दूसरा भाग आरोह भाग 2 हमें पढ़ना है। ये 6 पाठ हैं इसमें। इनके अलावा जो भी पाठ हैं वह हटा दिए गए हैं, यानी आपको उनको नहीं पढ़ना है। ये 6 पाठ, उनके लेखकों के नाम। अब ये भक्तिन है, भक्तिन पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। इनके सबके नाम पाठ के साथ आपको बाय हार्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें लेखक परिचय भी आएगा लिखने के लिए 4 मार्क का। जब हम कविता पढ़ेंगे, पद्य, गद्य और पद्य, पहले समझ लीजिए। पद्य यानी कविता और गद्य यानी किसी भी तरीके का पैराग्राफ, जो कहानी भी हो सकता है, नाटक भी हो सकता है ना, जिसको हम अलग अलग गद्य की विधाएं कहते हैं, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, कोई भी एक पैराग्राफ में लिखी हुई चीज़ है, उसका नाम है गद्य। और कविता की पंक्तियों के हिसाब से जो लिखी गई है, उसको कहा जाता है पद्य। ठीक है, तो आरोह का जो गद्य खंड है, उसमें हमें 17 अंक का आ गया। उसमें से 13 अंक हमको इसके हैं, और बाकी के जो 4 अंक हैं वह हमें इन लेखकों के परिचय पर आधारित है। यानी हमको 2 लेखकों को अथवा में वो देंगे, हमें एक लेखक का परिचय लिखना है, जन्म, मृत्यु, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली, इस तरीके से। तो टोटल मिलाकर के जो गद्य खंड है वह 17 मार्क्स का है। उसी तरीके से 17 मार्क्स का काव्य खंड है, वही 4 अंक कवि के, बाकी के 13 जो हैं उसमें ये प्रश्न है। अब सौंदर्य बोध, भाव एवं विषय वस्तु, ये भारी भरकम शब्द पर आपको नहीं जाना है। इनका मतलब है कि उसका कंटेंट, जो भी पाठ है, मान लीजिए भक्तिन पाठ है, महादेवी वर्मा ने किस पे लिखा है, उस पर आधारित प्रश्न। किसी पैराग्राफ को दे दिया, उसका अर्थ बताइए, उसे कहा गया भाव, और उसकी सुंदरता क्या है, किस तरीके की शैली थी, कैसा उन्होंने लिखा है। कुल मिलाकर इस पॉइंट का मतलब है प्रश्न, यानी यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर करना है। ये आपको कविता दे दी जाएगी, उसका अर्थ बताइए, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ। काव्य सौंदर्य का मतलब होता है कविता की विशेषताएं, यानी उसकी भाषा कैसी है, उसकी शैली कैसी है, उसका अर्थ क्या है। जो हमें पर्टिकुलर लाइंस, हमें जो पंक्तियाँ दी गई हैं, पर्टिकुलर लाइंस दी गई है, उस पर। कवि परिचय में आपको बता चुकी हूँ कि 2 दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक के बारे में हमें लिखना है। और ये जो है पद्य साहित्य का इतिहास,
यानी कविता जो लिखी गई है कौन से काल में लिखी गई है, उसका इतिहास क्या है, थोड़ा सा कवि के बारे में, कविता जो है हमारी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसका एक अलग वीडियो बनेगा तो आपको ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब उसके बाद में 12 अंक का आएगा हमें ग्रामर, जो भाषा बोध यानी हमारी जो हिंदी भाषा है उसके ऊपर आधारित है, उसकी जानकारी देने के लिए। बोध यानी जानकारी देना। शब्द, दूसरा टॉपिक है शब्द शक्ति, शब्द युग्म, ये सब इस तरीके से आपके 7 दिए गए हैं टॉपिक। इस पर आधारित आपको 12 अंक के प्रश्नोत्तर आएंगे, MCQ भी हो सकते हैं उसमें। और अब 8वां पॉइंट आप जो देख रहे हैं वो भाव पल्लवन है। क्या होता है भाव पल्लवन? कोई एक आपको लाइन दे दी और कहा कि इसको विस्तार से समझाइए। ठीक है, जैसे अनुशासन का महत्व दे दिया, फिर उसको कहा कि इसके बारे में बताइए। तो बच्चों आपको 7-8 लाइंस लिखनी है उसके बारे में। सार संक्षेपण नहीं है, ये सार संक्षेपण है। मतलब कोई एक आपको दिया गया है पैराग्राफ, उसको छोटा करके उसका सारांश लिखना, समरी लिखना है। विज्ञापन, विज्ञापन लेखन क्या होता है? विज्ञापन लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट, किसी भी चीज़ वस्तु का हम उसको इतना आकर्षक बना करके उसका विज्ञापन बनाएं कि लोग उसे खरीदने के लिए आकर्षित हों। संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग, 2 व्यक्ति हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। और अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद पैराग्राफ राइटिंग, जो आप क्लास 1 से लेकर के लिखते आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद में हम आ जाते हैं दूसरी पुस्तक वितान। इसमें से हमें 7 नंबर का आएगा, 7 नंबर के क्वेश्चन आंसर से। वही सभी लेखकों के नाम याद होना चाहिए। अतीत में दबे पांव, सिल्वर वेडिंग, जूझ, ये 3 पार्ट हैं। इन तीनों पार्टों पर आधारित हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब एक पुस्तक और है आपके, अभिव्यक्ति और माध्यम नाम से। इस पुस्तक को बेटा हम व्याकरण नहीं कह सकते, यह हमें अच्छी और उच्च हिंदी, शुद्ध हिंदी, या जब हम हिंदी के लिए लेखन कार्य करते हैं कोई बड़े लेवल पे बाद में, कि किसी कोई कहानी दे दी गई उसको आप नाटक में परिवर्तित कीजिए, तो हमें मालूम होना चाहिए कि नाटक की क्या विशेषताएं हैं, नाटक बनाते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कहानी के तत्व क्या हैं, या पत्रकारिता अगर हम उस तरफ जाते हैं आगे चल के हिंदी के लिए, तो यहाँ पर उसका बेस तैयार करने के लिए क्लास 12th में अभिव्यक्ति और माध्यम से इकाई 1 दी गई है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारिता के लिए विशेष लेखन, और है इकाई 2 कैसे बनती है कविता, कैसे बनाई जाती है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे लिखे कहानी, नाटक, कविता, कहानी, नाटक, ये सब चीज़ें इसमें हो गई है। और रेडियो नाटक, रेडियो नाटक बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें को ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता है, उसे हम सिर्फ सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आगे लेखन कार्य से संबंधित सभी पर इन्होंने यहाँ पर अभिव्यक्ति माध्यम में प्रकाश डाला है, और 7 नंबर का हमें यहाँ पर आना है। अब आरोह, गद्यखंड, पद्यखंड, वितान पुस्तक, अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक। इसके बाद में अतिरिक्त टॉपिक जो लिखने के हैं उसमें है 3 मार्क का हमको अनसीन पैसेज आएगा, या अपठित कविता आएगी। गद्यांश और पद्यांश दोनों में से किसी एक के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस विशेष इन चीज़ों का आपको अथवा का है ना, ये जो है अथवा का चिन्ह, या तो ये या तो ये, इसका विशेष ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि पेपर लेंदी रहता है हिंदी का, दोनों हम करने लगेंगे तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए या तो आपको गद्यांश हल करना है, देख लेना, कविता अगर सरल लगती हो तो कविता पे जाना, और नहीं तो पैराग्राफ में आपको सीधे सीधे वहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं, तो इन पे से आपको एक हल करना। वैसा ही औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, इसका भी वही है, किसी एक की प्रैक्टिस करना शुरू से, या अगर आपको एप्लीकेशंस ज़्यादा अच्छे से लिख पाते हैं तो हम फिर पूरे साल भर उसी की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि याद हो जाए कि विषय कहाँ, धन्यवाद कहाँ, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न पैदा होता है। या फिर आप
अनौपचारिक पत्र जो अपन मित्र को, बहन को, भाई को लिखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना और उसी को हल करना, दोनों में से कोई एक। निबंध लेखन 4 अंक का आएगा। आपको पहले अनुच्छेद लेखन था, वो छोटा था, ठीक है, और निबंध लेखन जो है वह थोड़ा सा साइज़ में बड़ा लिखना होता, ज़्यादा पंक्तियाँ लिखनी होती। तो ये अतिरिक्त टॉपिक हो गए। यहाँ पर आकर हमारे 80 अंक पूरे हो जाते हैं। अब सवाल है बचे हुए 20 अंक। 20 अंक जो हैं इंटरनल मार्किंग के होते हैं। उसमें आपके जो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको जो टीचर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वहाँ से दिए जाते हैं, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है या जो भी वो उसके लिए डिसाइड करें कि हम आपसे ये काम करवाएंगे, उसके हमको 20 अंक इंटरनल आंतरिक मूल्यांकन जैसे कहा जाता है, इंटरनल मार्किंग के होते हैं बेटा। तो हमारा जो पेपर आएगा वह 80 नंबर का आएगा। 3 घंटे में हमको उसको हल करना है, ठीक है। तो इसलिए और सबसे पहली चीज़ है कि हमें राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी, ताकि जब हम प्रश्न पत्र लिखें तो हम बहुत अच्छे से अपनी राइटिंग लिख सकें। कम से कम इतनी सुंदर तो हो कि पढ़ने वाले को अच्छे से समझ में आए, काटा पीटी ना करें, कटिंग नहीं करना चाहिए। आपकी उत्तर पुस्तिका साफ सुथरी, अट्रैक्टिव, आकर्षक होनी चाहिए, है ना, ताकि जो जांच रहा है उसको मन को अच्छा लगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ब्लूप्रिंट हो गया। अब ब्लूप्रिंट को समझने के लिए एक सैंपल पेपर को हम देख लेते हैं, ताकि समझ में आए कि हमारे कितने प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा प्रश्न जो हमने इसके पहले समझा, है ना, 80 मार्क का। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न 1 आएगा, जिसमें सही विकल्प का चयन कर लिखिए। 1, 2, 3, 6 मार्क का, अर्थात 6 प्रश्न। इसमें जो है कहानी का शीर्षक जूझ का क्या अर्थ है ना, ये सब मिला जुला, ये जितने भी प्रश्न आपके आ रहे हैं, प्रश्न 1 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये सब आपकी आरोह पुस्तक गद्य, पद्य और वितान पर आधारित है। समाचार लेखन जैसे अभिव्यक्ति और माध्यम में से आया है, इसी तरीके से ये सत्य और असत्य, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि यह वाक्य सत्य है, यह वाक्य गलत है, तो हमें यहाँ लिख देना है सत्य और असत्य। जब आप सब कविताएं पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सारे पाठ पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो इन प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। सही जोड़ी का मिलान कीजिए, वही मैच करना है, 6 मार्क का। अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं हमारे प्रश्नोत्तर, प्रश्न 5 से, ठीक है। यह भी हमारे भक्ति, बाजार दर्शन, ये सब पाठों में से दिए गए हैं, गद्य में से। ये गद्य की विधा है जो हमारा भक्तिकालीन युग या जो भी हमारे आधुनिक युग या जो हमारा हिंदी का साहित्य है, हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न हैं, ठीक है। और ये भी पूरे हमारे किताबों के प्रश्न हैं। इसी तरीके से ये कविता पे वापस युग पे प्रश्न आ गए, गद्य पे से प्रश्न आ गए। यहाँ पर अब हम व्याकरण पे आ गए हैं, जो भाषा बोध मैंने आपको बताया था। व्याकरण से प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह में बदलिए, राधिका मुझे पानी पीना है, संयुक्त वाक्य में बदलिए। ये भी आप आसानी से हल कर पाएंगे जब हम यहाँ पर पूरा इसको समझ लेंगे। भाव पल्लवन कीजिए, विज्ञापन, ठीक है। और ये 2 नंबर का हमारा वितान में से प्रश्न है। इंटरनेट पत्रकारिता, कहानी लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न आया है, प्रश्न नंबर 15, 2 मार्क का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों में से हमें कुंवर नारायण दे दिया है, उमाशंकर जोशी दे दिया है। प्रश्न नंबर 16 और प्रश्न नंबर 17 ये गद्य के लेखक और ये कवि महादेव वर्मा और फणीश्वर नाथ रेणु, इन दोनों पर आधारित हमें 3-3 मार्क के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो यह जो 3-3 मार्क के प्रश्न हैं ये हमें हल करने हैं, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष बताना है। ये मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है, और पिछले पेपर्स के सैम्पल पेपर्स के हिसाब से हम देख लेंगे कि कौन से कवि ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम उसी पर ध्यान देंगे। ये वापस अनुच्छेद लिखिए और ये व्याकरण में से प्रश्न है। अपठित
गद्यांश और पद्यांश। ये जो आप पैराग्राफ और कविता आपको आएगी ये अपठित है, अर्थात यह माना जा रहा है कि आपने इस कोर्स में नहीं पढ़ी है। ये कहीं से भी दे दी जाएगी और उस पर आधारित 3 प्रश्न। अब आपको इसमें से और इसमें से दोनों में से कोई एक हल करना है। ये जो पद्यांश है प्रश्न नंबर 20, ये आपका पठित पद्यांश है जो आपकी कक्षा 12 का हिंदी का जो आरोह गद्य और पद्य में से ये जो दिया गया है, पद्य में से कविताओं में से 5 लाइन और ये 4 लाइन दी है। इसका आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और काव्य सुंदर लिखना है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि ये इसका सुंदरता क्या है और ये कहाँ से लिए गए हैं। 4 नंबर का प्रश्न है। उसी तरीके से ये गद्यांश है। प्रश्न नंबर 21 4 का, एक पार्ट में से लाइनें दी हैं, एक पार्ट दूसरे पार्ट में से ये लाइनें दी हैं। दोनों में से हमें कोई एक करना है। वही एप्लीकेशन जैसा मैंने आपको बताया, ये अपनी छोटी बहन को पत्र लिखिए, कोई एक करना है 4 मार्क का, और निबंध लिखना है वह भी 4 मार्क का। और सरल सरल से आप देख रहे हैं विषय मेरे प्रिय कवि आ जाता तो बहुत बढ़िया, वैसे ही आप कवि परिचय याद करेंगे। और अनुशासन का महत्व, यानी अभी तक आप जो कक्षा 11वीं तक जो भी आपने पढ़े हैं विषय उस पर आधारित सिंपल से हैं। ये प्रश्न 23 है। ठीक है, 23 क्वेश्चंस हमको आना है। कौन सा नंबर का आएगा, कितने नंबर का आएगा, कौन सी चीज़, ये अभी हमने देख लिया है। अब हमें इससे ये पता चल रहा है कि हमारा ज़्यादा फोकस पाठ्यपुस्तक पे होना चाहिए। गद्य, पद्य, वितान, अभिव्यक्ति और माध्यम में से आरोह को आपको ज़्यादा बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा मार्क का जो भी प्रश्नोत्तर या जो भी मटेरियल आ रहा है वह हमें आरोह से मिल रहा है। ठीक है बेटा, बाकी जो चीज़ें हैं पत्र और ये सिर्फ आपको एक रिकॉल करना है, क्योंकि आप 11 तक अगर हिंदी पढ़ी आपने तो आपको ये सब चीज़ें आती हैं, बस थोड़ा सा भूल गए तो थोड़ा सा हमको उसको रिकॉल करना है। लेकिन हमारा पूरा फोकस होना चाहिए आरोह गद्य और आरोह की कविताओं पर। आशा है आपको यह ब्लूप्रिंट और सैंपल पेपर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, तो मैं उसको और ज़्यादा आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपको तुरंत जल्दी मिल सके। धन्यवाद।